एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल sscupscpdf.com। गाइस, आप सबका वेलकम है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है sscupscpdf.com। तो हमारे अभी तक फिलहाल 4 सेशंस हो चुके हैं हिस्ट्री के, जिसमें हमने पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट में हमने पढ़ा महाजनपद के बारे में, जिसमें हमने वेदों के बारे में भी पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा है बुद्धिज्म, जैनिज्म, उसके बाद मौर्य। अब देखो, हमने सबके बारे में टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए, हमने सबके बारे में पढ़ लिया एशियंट में। और जो अब लास्ट टॉपिक हमारा एशियन हिस्ट्री में बचा है वो है गुप्त पीरियड, यानी कि गुप्त काल। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में कि गुप्त के टाइम पे साम्राज्य कैसा था, वो गुप्ता डायनेस्टी किसने फॉर्म करी, इसमें कौन कौन से रूलर रहे, इसमें कला का क्या रोल था। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज गाइस जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए। वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो प्लीज गाइस विजिट कीजिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एज यू नो, मैं आपको हर बार बताती हूँ कि हमारे जो भी नोट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे sscupscpdf.com वेबसाइट पे गिवन है, तो आप वहां से फ्री टाइम में अपने कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ पढ़ना है हमारे साथ। तो चलिए बात करते हैं गुप्त काल के बारे में कि गुप्त काल यानी गुप्ता का जो पीरियड था, एज ऑफ गुप्ताज, वो कैसा था। ये कहा जाता है कि गुप्त काल जो है वो गोल्डन टाइम था एशियन इंडिया का, यानी कि सबसे सुनहरा पल, सुनहरा पीरियड कह लो जो हमारे एशियन इंडिया का था, एशियन हिस्ट्री का था, वो था हमारा गुप्त काल। गुप्त काल के दौरान बहुत सारे रूलर्स आए जिन्होंने हमारे इंडिया पे रूल किया और हमारे इंडिया में नई नई चीजें वो लेके आए। जैसे कि बहुत ही ज्यादा कला का विकास हुआ गुप्त काल के दौरान। उन्होंने अलग अलग तरीके के कॉइन्स इशू किए, उन्होंने बहुत ज्यादा जगह कॉन्क्वेर किया, यानी बहुत जगह जीत हासिल करी, बहुत सारे लोगों को हमारे भारत पे कब्जा करने से रोका। तो आज इन्हीं चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, मैंने आपको एक तरह से ब्रीफ दे दिया है कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे मॉरियंस थे, उसके बाद हमारे कुछ और नेटिव रूलर्स आए, कुछ फॉरेन रूलर्स आए। तो जो लास्ट रूलर थे, जो लास्ट डायनेस्टी थी, वो थी द कुशन्स की, यानी कि द कनिष्कास की। कनिष्का को किसने हराया, कनिष्का की डायनेस्टी किसने खत्म की थी, गुप्ता काल में खत्म हुई थी। यानी कि जब कनिष्का यानी कुशन डायनेस्टी खत्म हुई, उसके बाद हमारी शुरू हुई गुप्त डायनेस्टी, यानी कि द एज ऑफ गुप्तास हमारा कब शुरू हुआ, आफ्टर द फॉल ऑफ कुशन एम्पायर। अब इसके फाउंडर कौन थे जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया, एस्टेब्लिश किया। तो श्री गुप्ता जी ने जो है गुप्ता डायनेस्टी को फॉर्म किया था और इनको महाराजा के नाम से भी जाना जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट राजा रहे जिन्होंने अपने लिए अलग अलग तरीके के टाइटल्स एज्यूम किए थे। तो इसी तरह श्री गुप्त ने भी अपने लिए महाराजा टाइटल का यूज किया था। और अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि जो गुप्त काल है, यानी कि द एज ऑफ गुप्तास जो है, उसे गोल्डन एज ऑफ एशियन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा डेवलपमेंट एक तरीके से कहा जा सकता है कि देखने को मिला था इंडिया में। अब जो गुप्तास है वो क्या थे, अब जिस तरीके से मॉरियंस पे डिबेट थी कि मॉरियंस क्या थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्रास थे, क्या थे, तो इसी तरीके से गुप्तास के बारे में भी किसी को एक्यूरेट नॉलेज नहीं है। कोई कहता है कि शायद वो क्षत्रिय थे, कोई कहता है कि वो वैश्य थे। अब इनके बाद कौन से राजा आए, वो थे घटोत्कच, यानी चंद्रगुप्त के श्री गुप्ता के बेटे कौन थे, घटोत्कच। उन्होंने आगे जाके गुप्ता एम्पायर पे रूल किया। अब श्री गुप्ता और घटोत्कच के बारे में हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आती है घटोत्कच के जो बेटे थे, यानी उनके जो सक्सेसर थे चंद्रगुप्त वन। तो वहां से हम पढ़ेंगे डिटेल में उनके बारे में, क्योंकि जो हमारे पहले जो 2 रूलर रहे हैं उनके बारे में ऐसे कोई इतनी ज्यादा प्रीवियस डिटेल में मतलब हमारे पास नहीं है, तो हम चंद्रगुप्त से पढ़ेंगे। अब चंद्रगुप्त से कंफ्यूज नहीं होना है, मैं मौर्यन एम्पायर वाले चंद्रगुप्त की बात नहीं कर रही हूँ। कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि ये वही चंद्रगुप्त है जिन्होंने मौर्यन की करी थी। देखो, डायनेस्टीज अलग अलग है, सिर्फ नाम सेम है। वो थे चंद्रगुप्त मौर्य और ये है सिर्फ चंद्रगुप्त, और इनको क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त वन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो है मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर
और जो चंद्रगुप्त है वो बिलोंग करते हैं गुप्ता डायनेस्टी से। तो चलो पढ़ते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। अच्छा, गुप्ता डायनेस्टी में हमारे बहुत सारे रूलर्स रहे हैं, जैसे कि श्रीगुप्ता, घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामागुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, इस तरीके से बहुत सारे रूलर रहे हैं हमारे गुप्ता डायनेस्टी में। तो धीरे धीरे हम सबके बारे में पढ़ेंगे कि किस राजा ने क्या खास किया, कितनी जगह पे उन्होंने कॉन्क्वेर हासिल किया, क्या क्या उनके टाइम पे नई चीजें इशू हुई। क्योंकि देखो एग्जाम में जाके यही सब पूछा जाता है कि ये कौन से कोर्ट से बिलोंग करते थे, कौन से राजा ने क्या चीज इशू करी, तो एग्जाम में आपको यही सब पूछा जाएगा। तो जो फर्स्ट राजा जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, चंद्रगुप्त वन। इनका शासन काल कब से कब तक था? 319 AD से 334 AD तक इन्होंने शासन किया। अब ये किसके सक्सेसर थे? मैंने आपको बताया ये घटोत्कच के सक्सेसर थे। किसके सक्सेसर थे? घटोत्कच के। और इन्होंने क्या टाइटल मिला था इन्हें? महाराजाधिराज। अभी तक आपको क्या सुनने को मिला कि किसी ने राजा राजा टाइटल एज्यूम किया, किसी ने महाराजा टाइटल एज्यूम किया, लेकिन चंद्रगुप्त एक ऐसे राजा थे जिन्होंने महाराजाधिराज टाइटल अपने लिए लगाए, यानी कि जो राजाओं का भी राजा होता है वो कहलाता है महाराजाधिराज। इनकी शादी किससे हुई थी? लिच्छावी की प्रिंसेस थी कुमारा देवी, इन्होंने इससे विवाह किया था। और इनको एक तरीके से रियल फाउंडर भी बोला जाता है चंद्रगुप्त का। अब देखो क्या कई जगह ये भी कंफ्यूजन होती है, कई जगह आपको बोल देंगे हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, तो आपको वहां पे चंद्रगुप्त नहीं बोलना है। फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्ता थे। लेकिन रियल फाउंडर यानी कि जिसने एक अच्छे तरीके से इसे एस्टेब्लिश किया, जिसने इस डायनेस्टी को, वो थे चंद्रगुप्त वन। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए हु इज द रियल फाउंडर, तो आपको आंसर करना है चंद्रगुप्त। अगर आपको पूछा जाता है हु इज द फाउंडर, तो आंसर होगा श्रीगुप्त। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। अब इन्होंने कहाँ पे अपना राज किया था? इन्होंने जो गैंगेटिक यानी गंगा के आसपास का जो फर्टाइल एरिया है, इन्होंने उसको भी जो है जीत लिया था, हासिल कर लिया था। अब मेहरौली के बारे में सुना है? दिल्ली में एक जगह है, अगर कब कोई दिल्ली में रहता है तो मेहरौली विजिट करना है, फिर कभी भी दिल्ली आए तो मेहरौली विजिट करना। वहां पर है मेहरौली आयरन पिलर। मेहरौली आयरन पिलर पे इनसे रिलेटेड जो है चीजें लिखी गई हैं। अगर वहां पे ना देखा जाए, मतलब अभी तो थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, मतलब विजिबल नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो मेहरौली का आयरन पिलर है उस पे सबसे ऊपर लिखा हुआ चंद्रगुप्त वन, यानी कि ये उन्होंने बनाया था, या फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मेहरौली आयरन पिलर से मिलती है। तो एग्जाम में सीजीएल में ये भी पूछा जा चुका है कि मेहरौली जो आयरन पिलर है वो किससे रिलेट करता है, कौन से किंग से रिलेट करता है, तो आप सबका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त वन। तो अब नेक्स्ट हम किस रूलर के बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त ने कब से कब तक रूल किया था? 335 AD से 330 AD तक। अब समुद्रगुप्त को सबसे ग्रेटेस्ट लीडर कहा जाता है, या सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है कौन सी डायनेस्टी का? गुप्ता डायनेस्टी का। आज अभी तक फिलहाल 3 ऐसे जो है मेजर रहे हैं लीडर या फिर रूलर कह लो, जो बहुत ज्यादा ग्रेट रहे हैं। फर्स्ट थे हमारे अशोका, सेकंड थे हमारे समुद्रगुप्ता, मतलब जो ग्रेटेस्ट रूलर है मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ टोटल अब तक। और थर्ड है अकबर। अकबर के बारे में हम अपनी फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे। अशोका के बारे में पढ़ चुके हैं, समुद्रगुप्त हम अभी पढ़ने वाले हैं, और अकबर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये 3 हैं जो हमारे एशियन हिस्ट्री के सबसे 3 ग्रेटेस्ट रूलर में, या फिर हिस्ट्री के 3 ग्रेटेस्ट रूलर में गिने जाते हैं। अब समुद्रगुप्त क्या थे? समुद्रगुप्त एक बहुत बहुत बड़े रूलर थे जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उन्हें एक तरीके से मौत का सौदागर भी कहा जाता था। गाइस देखो, मौत का सौदागर यानी वो कितने ज्यादा पावरफुल थे, वो जिस भी युद्ध में जाते थे वो वहां पे जीत जरूर हासिल करते थे। इतने ज्यादा वो पावरफुल थे, इतनी ज्यादा उनकी जो युद्ध की कला है वो निपुण थे उसमें, इतने ज्यादा। तो ग्रेटेस्ट किंग कौन है गुप्ता डायनेस्टी के? वो है समुद्रगुप्त। उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वी.ए. स्मिथ एक ग्रीक स्कॉलर है। कौन है वी.ए. स्मिथ? एक ग्रीक स्कॉलर है। इन्होंने इसको इंडियन नेपोलियन का नाम भी दिया था। तो ये एग्जाम में कई बार गाइस सीजीएल में पूछा जा चुका है, फिर आगे भी आपको पूछा जा सकता है। आपके कोई भी एसएससी, यूपीएससी, रेलवे का या फिर कोई भी डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपके लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं एसएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाती हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको सारा कंटेंट कवर कर पाऊँ।
जो आपके हर एग्जाम में काम आ सके। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया का भी इन्हें टाइटल मिला था, वीए स्मिथ ने इन्हें टाइटल दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। उसके बाद आपको जो है एक चीज याद रखनी है कि जितने भी हमारे रूलर रहे उनके कोर्ट में यानी उनकी सभा में कौन कौन ऐसे खास लोग आए या फिर कौन कौन उनके पोएट थे, ये भी क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में बनते हैं। तो हमारे समुद्रगुप्त जो थे उनके कोर्ट के पोएट कौन थे, वो थे हरिसेना। हरिसेना जो थे वो समुद्रगुप्त के कोर्ट के हिस्सा थे। अब जैसे हमने पढ़ा कि मेहरौली जो आयरन पिलर है उसमें हमें चंद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सेम इसी तरीके से जो इलाहाबाद की पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसपे अशोका के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है, उस पे समुद्रगुप्त ने भी काम किया है। यानी कि पहले जो इलाहाबाद के पिलर थे उसमें अशोका ने काम किया, तो हमें वहां से अशोका के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। उसके बाद उस पिलर पे समुद्रगुप्त ने काम किया, तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली। एंड नेक्स्ट जिस रूलर ने उस पिलर पे काम किया था वो थे अकबर, तो हमें वहां से उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो गाइस देखो, जो भी तीनों हमारे ग्रेटेस्ट रूलर थे उन तीनों ने इलाहाबाद पिलर पे काम किया है, जहां से हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, ये फॉलो करते थे वैष्णवाइट हिंदुइज्म को। अब वैष्णवाइट कौन होते हैं, जो लोग विष्णु भगवान को मानते हैं, जो विष्णु भगवान को फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं वैष्णवाइट। और इसी तरीके से होता है शैविज्म। क्या होता है, शैविज्म। शैविज्म यानी कि जो शिव को फॉलो करते हैं वो होते हैं शैविज्म, और जो विष्णु को फॉलो करते हैं वो होते हैं वैष्णवाइज्म। अब जो समुद्रगुप्त थे उन्हें पोएम्स लिखना भी बहुत ज्यादा पसंद था, उनकी बहुत रुचि होती थी पोएम्स से भी, पोएट्री वगैरह में, इसलिए उन्हें कविदास का नाम से भी जाना जाता है। कविदास की उपाधि भी उन्हें दी गई है, या फिर कवि राजा की। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि कवि राजा कौन सी रूलर को कहा जाता है, या फिर कौन से ऐसे रूलर थे जिन्हें पोएम्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो क्या कौन थे, वो समुद्रगुप्त थे। अब मेघावर्मन थे, ये कौन थे, श्रीलंका के रूलर थे। कौन थे गाइस, श्रीलंका के रूलर। तो श्रीलंका के रूलर जो मेघावर्मन थे उन्होंने भी समुद्रगुप्त से आके परमिशन ली थी कि मैं आपके एरिया में यानी गया बिहार में, क्योंकि बिहार के एरिया के ये रूल करते थे, इनका रूलर जो है ये इनका साम्राज्य आगे तक फैला, लेकिन जो इनका मेन एरिया था रूल करने का वो कौन सा था, गया बिहार वाला। तो जो मेघावर्मन है, जो श्रीलंका की रूलर है, वो आए इनके पास, उन्होंने आके इनसे परमिशन ली कि मैं आपके एरिया में एक बुद्धिस्ट का टेम्पल जो है गया में बिल्ड करना चाहता हूँ। तो जो समुद्रगुप्त है उन्होंने परमिशन दी, और इसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल का निर्माण किया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनको जो है पोएम्स में बहुत शौक था, इसी तरीके से गुप्ता डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे, या फिर हम समुद्रगुप्त की बात करें, उन्हें म्यूजिक में भी बहुत शौक था। तो उन्होंने इस तरीके के कॉइन्स भी इशू किए थे जिसमें वो खुद वीणा बजा रहे थे, यानी वीणा प्ले कर रहे थे। अब वीणा क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, सबने देखा होगा ना, जैसे सितार होता है उसी तरीके से वीणा होता है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे जिसमें वो वीणा प्ले कर रहे थे। तो यहाँ से भी एग्जाम में वो पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से कॉइन्स थे जिनसे हमें पता चलता है कि जो डायनेस्टी थी वो म्यूजिक लवर थी। तो ऐसे कॉइन्स किसने इशू किए थे, वो इशू किए थे गुप्ता डायनेस्टी ने, यानी कि समुद्रगुप्त ने। अब वो कौन से लैंग्वेज को फेवर करते थे, अब देखो जो मॉरन्स थे, जो यानी कि हमारे अशोका थे, उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में जो हमारी इलाहाबाद की पिलर है उस पर काम किया था। लेकिन जो समुद्रगुप्त हैं यानी कि जो डायनेस्टी गुप्ता की हैं, वो लोग किस लैंग्वेज को फेवर करते थे, वो लोग संस्कृत लैंग्वेज को फेवर करते थे, इसलिए उनका सारा लिटरेचर भी जो है संस्कृत लैंग्वेज में होता था। अब वो देखो, मैंने भी बताया कि आपको कि विष्णु धर्म को मानते थे, यानी वैष्णवाइट थे वो, लेकिन वो बुद्धा के भी फॉलोअर थे। जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है वासुबंधु, वो उनको भी फॉलो करते थे। अब मॉरन्स तक क्या था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ था, बहुत ज्यादा चर्चा में था, लेकिन गुप्त काल में वो इतनी ज्यादा चर्चा में नहीं रहा जितना ज्यादा वो मॉडर्न काल में था। धीरे धीरे बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है लोगों के दिमाग से उतरता गया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी भी वो फॉलो हो रहा था, क्योंकि अब जो है लोगों को एक नए भगवान मिल गए थे, जैसे शिव, ब्रह्मा, विष्णु। तो लोगों का ध्यान इनकी तरफ ज्यादा बढ़ चुका था। कृष्ण, ये भगवान भी मैंने आपको लास्ट मेंशन किया था।
अब इन्होंने भी जो है अलग अलग टाइटल्स अपने लिए एज्यूम करवाए। जैसे इनको यहाँ पे महाराजा बोला जाता था, इनको महाराजा धीराज बोला जाता था। इस तरीके से समुद्रगुप्त के लिए कौन कौन से टाइटल यूज किए गए? अनुकंपा, विक्रम, राजा उचेता। तो इस तरीके के टाइटल्स थे जो समुद्रगुप्त के लिए यूज किए गए। अब समुद्रगुप्त मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े रूलर थे जिन्होंने जो है बहुत बड़े एरिया पे कवर किया। जैसे सपोज मान लो, देखो ड्राइंग पे मेरी मत जाना, सपोज मान लो ये हमारा ये हमारा इंडिया है। बहुत गंदा बना है मुझे पता है, लेकिन सिर्फ टॉपिक समझने की कोशिश करना कि ये वाला जैसे एरिया है, तो जब श्रीगुप्त आए फिर चंद्रगुप्त आए तो ये एरिया सिर्फ जो है गुप्ता डायनेस्टी के अंडर आता था। लेकिन जब समुद्रगुप्त आए तो उन्होंने देखो इतना सारा एरिया कॉन्क्वेयर करके हासिल किया। सी गाइस, पहले क्या था? पहले सिर्फ इतना एरिया था जो गुप्ता डायनेस्टी में आता था, लेकिन जब समुद्रगुप्त आए तो वो इतने ज्यादा बलवान थे कि उन्होंने इतने सारे एरिया पे जो है राज किया। इनका जो शासन था वो साउथ तक फैला हुआ था, इसलिए इन्हें एक तरीके से मौत का सौदागर भी बोला जाता था। तो अभी हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम कि इसके बाद कौन से नेक्स्ट रूलर आए, कौन थे इनके सक्सेसर जिन्होंने आगे जाके गुप्ता डायनेस्टी को संभाला था। तो चलो अब हम पढ़ते हैं आगे कि उसके बाद हमारे कौन कौन से रूलर आए। तो नेक्स्ट जिस रूलर के बारे में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वो है चंद्रगुप्त सेकंड। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद कौन से रूलर जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी पर रूल किया? वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। अब इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये इतने जिन्होंने भी जितने बैटल्स इन्होंने जीते, जितने युद्ध जीते, उसके बाद इन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य नाम भी दे दिया। इनको इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से रूलर को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड। ये थे यंगर ब्रदर रामागुप्ता के। अच्छा, रामागुप्ता के बारे में आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त के बड़े बेटे थे रामागुप्ता। तो समुद्रगुप्त के बाद किसने गुप्ता डायनेस्टी पे रूल किया था? रामागुप्ता ने। लेकिन रामागुप्ता जो है इतने ज्यादा ब्रेव नहीं थे। वो उन्होंने जो है साका रूलर के आगे वो सरेंडर कर दिया था कि भाई मैं तुमसे नहीं जीत सकता। उसके बाद रामागुप्ता के छोटे भाई चंद्रगुप्त ने जो है गुप्ता डायनेस्टी को संभाला और इसको आगे बढ़ाया। तो पहले रामागुप्त रूलर हुए थे, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो उनके बाद उनके छोटे भाई रूलर बने जो कि थे चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये इसके बड़े भाई थे। एक बात और है रामागुप्ता के बारे में कि रामागुप्ता एक अकेले ऐसे राजा थे, ओनली किंग टू इश्यू दी कॉपर कॉइन्स। बाकी किसी ने भी कॉपर कॉइन्स इश्यू नहीं किए थे। या तो उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए थे या फिर सिल्वर कॉइन्स, लेकिन रामागुप्ता एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने कॉपर कॉइन्स को इश्यू किया था। अब हमें इनके बारे में नॉलेज कहाँ से मिलती है? तो वीरसेना उदयगिरी की जो केव्स हैं, वहाँ की जो केव है वहाँ पे इंस्क्रिप्शन यानी उन पर लिखा गया है चंद्रगुप्त के बारे में। तो हमें वहां से भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इन्होंने जो है सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे और उन सिल्वर कॉइन्स को क्या बोलते थे हम? रुपए का। क्या बोलते थे? रुपए का। जैसे अभी हम क्या बोलते हैं? रुपए बोलते हैं ना। तो उनको सिल्वर कॉइन्स को क्या बोला जाता था? रुपए का। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद उनके यहाँ पे कोर्ट में पोएट या फिर उनके मिनिस्टर कौन थे? हरिसेना थे। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो आपको हर उसका याद रखना है कि किसके कोर्ट में कौन से पोएट थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरिसेना थे इनके कोर्ट में पोएट। अब जो इनका कोर्ट था उसका नवरत्न भी कहा जाता था, क्योंकि उनमें 9 रस यानी 9 ऐसे लोग थे जो अलग अलग जगह माहिर थे। तो नवरत्न के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा। तो उन नवरत्नों में से ही एक थे कालिदास जी। कालिदास जी भी इनके ही कोर्ट में पोएट थे। तो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालिदास कौन से राजा के साम्राज्य में उनके कोर्ट में पोएट थे। तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड। फाहिन है जो एक चाइनीज ट्रैवलर है जिनके बारे में मैं पहले भी आपको जिक्र कर चुकी हूँ। इन्होंने भी इनके दौरान जो है यहाँ पे आके विजिट किया था गुप्ता पीरियड में। इनके साम्राज्य में इन्होंने विजिट किया था। इन्होंने अलग अलग तरीके के गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए, जैसे कि अश्वारोही एंड छत्रधारी।
तो ये गोल्ड कॉइन्स के टाइप हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले जाएगी छत्रधारी टाइप कौन सा कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, ब्रॉन्ज कॉइन है, गोल्ड कॉइन है, तो आपका आंसर होगा गोल्ड कॉइन। इन्होंने उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाया था और यहाँ से वो कमर्शियली ट्रेड भी करते थे। आपको याद रखना है कि ये इनकी कैपिटल तो थी ही, लेकिन यहाँ से ये अपना सारा कमर्शियल का ट्रेड करते थे बाकी राज्यों के साथ। इन्होंने अपने लिए क्या क्या टाइटल्स यूज किए, सिन्हा विक्रम, देवराजा, देवगुप्ता, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल कौन सा है इनका, विक्रमादित्य, क्योंकि एग्जाम में पूछा यही जाएगा कि विक्रमादित्य किसके लिए यूज किया गया था, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे यानी जो चंद्रगुप्त के बेटे थे वो थे कुमारगुप्ता। कुमारगुप्ता वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ही इज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बुद्धिज्म में बताया था ना कि नालंदा जो एक सेंटर है बुद्धिज्म का, तो ये यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी, तो ये यूनिवर्सिटी कुमारगुप्ता ने फाउंड की थी। और ये कौन से भगवान की पूजा करते थे, ही यूज्ड टू वर्शिप कार्तिकेय गॉड। इनकी मृत्यु एक हुंस क्या थे, एक ट्राइब थी, तुर्को मंगोल ट्राइब थी जो कि इन पे इन्होंने अटैक किया था। तो उस दौरान उस लड़ाई में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद किसने गुप्ता डायनेस्टी को संभाला था, स्कंदगुप्ता ने। कुमारगुप्ता को परम भगवत नेम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कुमारगुप्ता के हुंस के साथ मौत के बाद में किसने डायनेस्टी को संभाला, स्कंदगुप्ता ने। स्कंदगुप्ता को भी विक्रमादित्य बोला जाता है क्योंकि ये भी बहुत ब्रेव थे। गुप्ता डायनेस्टी में भी इनका बहुत नाम था। ये एक तरीके से ग्रेटेस्ट रूलर जितने भी रहे थे गुप्ता डायनेस्टी के, उनमें ये लास्ट थे। इनके बाद कोई इतने ज्यादा ग्रेट या इतने ज्यादा ब्रेव रूलर नहीं हो पाए। हुंस ट्राइब में जिसमें लड़ाई किसमें कुमारगुप्ता की डेथ हो गई थी, तो हमारे जो स्कंदगुप्ता थे उनकी भी फाइट हुई थी हुंस के साथ। उन्होंने जो है हुंस को बार बार रोका। उन्होंने हुंस को गुप्ता साम्राज्य को खत्म नहीं करने दिया, तो उन्होंने बार बार हुंस को रोका। तो हुंस से एक तरीके से हुंस क्या होते थे, हारते थे फिर चले जाते थे, फिर थोड़ा टाइम बाद फिर गुप्ता डायनेस्टी पर अटैक करते थे। तो स्कंदगुप्ता ने बार बार उन्हें रोका। उन्होंने जो है सुदर्शना लेक को भी रिपेयर कराया था। अब मैं आपको क्यों बताती हूँ कि कौन सी रिपेयर किसने कराया था, क्योंकि एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो ये भी एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि इस लेक को किस दौरान रिपेयर किया गया, कौन सी डायनेस्टी में कौन से पीरियड में रिपेयर कराया गया था। तो इसलिए मैं आपको सब चीजें बताती हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्कंदगुप्ता के बाद जो है रूलर जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, तो डायनेस्टी धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होती गई, क्योंकि इनके बाद जो जो रूलर आए वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो हुंस जो है फिर से आए और कहीं ना कहीं हुंस ने धीरे धीरे पूरा गुप्ता साम्राज्य खत्म कर दिया। तो देखा जाए स्कंदगुप्ता जो है लास्ट रूलर थे जो ब्रेव थे। इसके बाद जो है गुप्ता डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब हम पढ़ेंगे गाइस इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि इनका राज्यपाठ कैसा था, ये लोग कैसे रूल करते थे, इन्होंने क्या क्या चीजें लागू कर रखी थी अपने शहर में, या क्या क्या चीजें इन्हें बनाई। अभी तक हमने पढ़ा था स्पेसिफिकली रूलर्स के बारे में कि किसने कैसे रूल किया, कब तक रूल किया। अब हम पढ़ेंगे कि इन सबका साम्राज्य कैसा था। तो इनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी थी, डिसेंट्रलाइज्ड थी। अब मौर्यन में मैंने आपको क्या बताया था कि मौर्यन जो थे उनकी गवर्नमेंट कैसी थी, सेंट्रलाइज्ड, यानी कि वो अपना बहुत ज्यादा राजपाट चलाते थे। जो सारी पावर थी वो मौर्यंस के हाथ में थी। आप पॉलिटी में या फिर हिस्ट्री या अपने पॉलिटिक्स सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पे किसी एक का राजपाट हो, सिर्फ उसी की चलती। और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है कि जब वो अपनी पावर को नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स में बांट देता है, वो होती है डिसेंट्रलाइज्ड। जैसे कि हमारे जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो है डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि देखो जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है वो सारे डिपार्टमेंट नहीं संभालते ना, उनके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है जो कि अलग अलग जगह संभालते हैं और सबके हेड है हमारे पीएम मोदी। तो सेम इसी तरीके से गुप्ता डायनेस्टी में भी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, मतलब हेड तो थे उनके राजा, लेकिन उनको जो एक मंत्रिमंडल यानी कि जैसे कैबिनेट मिनिस्टर है ना, वो उनको असिस्ट करता था काम करने में। तो मौर्यंस की कैसी थी, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, आपको याद रखना है। और गुप्ता पीरियड की कैसी थी, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। उन्होंने अपने लिए अलग अलग टाइटल्स भी यूज किए, जैसे मैंने आपको बताया था जितने भी मैंने रूलर्स के बारे में पढ़ाया कि जब अलग अलग टाइटल्स यूज करते थे, लेकिन उनके टाइटल कुछ इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं थे क्योंकि गुप्ता किंगडम जो है बहुत बड़ा फैला हुआ था, बहुत ह्यूज था। तो उनके हिसाब से कहीं ना कहीं उनके टाइटल्स थोड़े से छोटे लगते थे उनके साम्राज्य के हिसाब से। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें
अभी मैंने आपको क्या बताया कि उनके अंदर बहुत सारे मिनिस्टर होते थे जो हेल्प करते थे किंग की। तो उसी तरीके से उनके जो आर्मी थी उनमें कौन कौन होता था, सेनापति, महासेनापति, बारादिक्षा, ऐसे लोग होते थे जो उनके आर्मी को कंट्रोल करते थे। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि वहाँ पे 2 हाई मिलिट्री ऑफिसर भी होते थे। पहला ऑफिसर था भाताश्वपति एंड दूसरा था कटुका। भाताश्वपति कौन था, जो इन्फेंट्री और जो कैवलरी था वो उनका कमांडर होता था, और कटुका जो एलिफेंट यानी जो हाथी थे, जो हाथी चलते थे आर्मी के साथ, जो उनका कमांडर होता था उसको बोलते थे कटुका। सेकंड हमारा क्या पॉइंट है, जो सिटी को एडमिनिस्ट्रेट करता था वो होती थी पोरा काउंसिल। अब जैसे हमारे यहाँ कौन होता है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, जो स्टेट मिनिस्टर होता है, और स्टेट मिनिस्टर की भी एक काउंसिल होती है ना, उनकी भी एक कैबिनेट मिनिस्टर होती है। जिस तरीके से हमारे मेन मिनिस्टर होते हैं उनकी भी एक मिनिस्टर की लिस्ट होती है। जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और जो स्टेट वाले होते हैं उनके भी अपने मिनिस्टर होते हैं जो कि स्टेट को जो है रूल करते हैं, स्टेट में काम करते हैं। उस तरीके से जो सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन करते थे वो कौन होती थी, पोरा काउंसिल। इसके बाद अलग अलग तरीके के रिवेन्यू या टैक्स भी वहां से लिए जाते थे लोगों से। कौन कौन से टैक्स थे वो जो लिए जाते थे, पहला था सेना भक्ता टैक्स। सेना भक्ता टैक्स क्या था कि अगर मान लो सपोज कोई आर्मी है वो उनके किसी भी साम्राज्य से किसी भी जगह से गुजरेगी, तो जिस भी जगह से उनकी आर्मी गुजरेगी वहां के लोगों का ये कर्तव्य होगा कि उन सेना को वो फीड करे। सपोज हमारी सेना वो द्वारका मोड़ से निकली, तो द्वारका मोड़ के लोगों का क्या कर्तव्य होगा कि उनकी सेना को खाना खिलाए। सपोज जो उत्तम नगर से निकली आर्मी, तो उत्तम नगर के लोगों का क्या होगा रूल कि उनको खाना खिलाना है। तो एक तरीके से नियम बन गया था। सेना यानी कि जो आर्मी थी, भक्ता यानी खाना खिलाना, टू फीड द सोल्जर। जहां से भी वो गुजरेंगे वहां से वहीं के लोग उन्हें खाना खिलाएंगे। लैंड रिवेन्यू भी जो है एक स्टेट की इनकम का सोर्स था वहां पे, तो लोगों से लैंड रिवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता था। जैसे मैंने आपको बताया था उन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे ना, जिनको बोला जाता था रुपए का, क्या बोला जाता था गाइस, रुपए का याद करो, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो इसी तरीके से उन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए थे जिनको बोला जाता है दिनार। तो आपको ये चीज याद रखनी है, एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे कि गोल्ड कॉइन्स को क्या बोलते थे, दिनार्स, और सिल्वर कॉइन्स को क्या बोलते थे, रुपए का। अब वहाँ पे जो है फोर्स्ड लेबर यानी कि जबरदस्ती भी लोगों से काम करवाया जाता था अपने राजा के दम पे, अपने शासन के दम पे, उसको क्या बोलते थे हम, विष्टि। लेकिन इसके खास बात ये थी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा जो है उनको लोगों को दबा के रखता था, कहीं ना कहीं अपना ज्यादा कंट्रोल चलाता था। लेकिन जब वहीं पे बात करें हम गुप्ता साम्राज्य की, तो वो बहुत लिबरल था, वो बहुत उसके मुकाबले जो है लोगों को छूट देता था, तो यानी कि ज्यादा लिबरल था हमारा गुप्ता साम्राज्य। अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सोसाइटी के बारे में कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। यहाँ पे भी हमें ब्राह्मण सुप्रीमेसी देखने के लिए मिली, यानी कि ब्राह्मण को यहाँ पे भी सबसे ऊंची कास्ट माना गया कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनसे ऊपर कोई दर्जा नहीं है किसी का, तो उनको यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जो है फायदे मिले। उनको यहाँ पे भी फ्री लैंड दिए गए या फिर टैक्स फ्री लैंड दिए गए। तो हर जगह जो यहाँ पे ब्राह्मण सुप्रीमेसी हमें अलग अलग डायनेस्टीज में देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या हुई कि जो शूद्रास थे, जो नीची कास्ट थे, उनकी जो है पोजीशन थोड़ी इम्प्रूव होने लगी। जो हमने बाकी डायनेस्टीज पढ़ी उनके मुकाबले गुप्ता पीरियड में जब शूद्रास आए तो उनकी पोजीशन इम्प्रूव होने लगी और उन्होंने एक नए गॉड की वर्शिप करना स्टार्ट किया। वो कौन से भगवान थे जिनकी उन्होंने वर्शिप करना स्टार्ट किया? वो थे कृष्णा जी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था गाइस की वुमेन्स की स्टेटस के बारे में, कि वुमेन्स का स्टेटस देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अच्छा था, अर्ली वैदिक पीरियड में भी अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उनका जो है स्टेटस गिरता गया। गुप्त काल में भी हमें सेम चीज ही देखने के लिए मिली। यहाँ पे भी वुमेन का स्टेटस जो है ज्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं हो पाया, तो वुमेन का स्टेटस ऐसा ही रहा। उनको जो है सिर्फ एक चीज पे राइट था, जो प्रॉपर्टी थी, जो उनके घर की प्रॉपर्टी थी, कोई भी उनका राइट नहीं था। उनके पास सिर्फ एक राइट था, जो होता है उनका स्त्रीधन, जो कि उनकी मैरिज के टाइम पे एक लेडी को जो भी जो है गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिए जाते हैं उसको बोलते हैं स्त्रीधन। तो एक स्त्रीधन ही था जो वुमेन्स का राइट हुआ करता था। अब एक जो कुरीत बोल सकते हैं या फिर जो बुरी प्रथा
जो आज भी लोग उसको कंडेम करते हैं, जिसकी आलोचना करते हैं, वो शुरू हुई थी गुप्त काल से। और वो कौन सी प्रथा थी गाइस? सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में सुना होगा ना, जिसमें जो है एक लेडी जो है अपने हस्बैंड की अगर डेथ होती है तो उसके साथ उसे भी मार दिया जाता है, मतलब जला दिया जाता है जिंदा, या फिर दफना दिया जाता है। क्योंकि कहा जाता था कि जब उसका हस्बैंड ही जीवित नहीं है तो औरत जी के आखिर क्या करेगी, तो उसको भी उसके साथ ही जिंदा मार दिया जाता था, जो कि बहुत 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 गलत प्रथा स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे। तो सती प्रथा भी उस टाइम पे देखने के लिए मिली। पॉलीगैमी यानी मल्टीपल मैरिजेस भी हमें देखने को मिली उस टाइम पे। चाइल्ड मैरिज भी होती थी। तो कहीं ना कहीं देखो कुछ अच्छी चीजें उन्होंने करी, तो कहीं ना कहीं ये बुरी चीजें भी, बुरी रीतियां कुरीतियां भी साथ साथ चलती आ रही थी गुप्त काल में। अस्पृश्य नाम का जो है एक नया टाइटल जो है यूज किया गया, वो किसके लिए यूज किया गया था? अनटचेबल्स। अनटचेबल्स क्या होते हैं? जो गांधी जी ने हरिदिन बोला था ना, यानी जिनको बहुत नीची जात का माना जाता है कि भाई इनको हम नहीं टच कर सकते, तो बहुत नीची कौम के, हम गंदे हो जाएंगे हम चाहेंगे तो। कहीं ना कहीं बहुत गलत था कि उन्होंने ऐसा कुछ बनाया लोगों के लिए, और उनके लिए क्या उन्होंने नाम यूज किया? अस्पृश्य। पुराना लिटरेचर भी जो है गुप्त काल में ही लिखा गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जो पुराना लिटरेचर है, पुरानी यानी कि जो ब्राह्मिकल हमारा लिटरेचर है, एक तो इसको हम पुराण बोलते हैं, दूसरा इसका नाम हो सकता है ब्राह्मणिकल लिटरेचर, यानी ब्राह्मणों से रिलेटेड जो लिटरेचर है उसको बोलते हैं पुराण। तो ये भी गुप्त काल में ही लिखा गया था। और बहुत बड़ी एक जैन काउंसिल थी जो गुप्त पीरियड के दौरान ही हुई थी वालाभिन में। अब हमने बढ़ा सोसाइटी के बारे में, मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चंस भी बताए कि क्या जरूरी है। आप पढ़ेंगे कि रिलीजन के बारे में, वो किस भगवान को मानते थे। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है कि दे स्टार्टेड आइडल वर्शिपिंग, यानी कि उन्होंने रूप की पूजा करनी स्टार्ट कर दी, मतलब कोई भी ह्यूमन रूप, मूर्तियां वगैरह, उनकी पूजा स्टार्ट करनी शुरू कर दी। अब कौन कौन से भगवान थे जिनको मानते थे? जैसे मैंने आपको बताया था, कौन एक राजा थे जो कि वैष्णवाइट थे, यानी कि विष्णु भगवान को मानते थे। इसमें मैंने बीच में आपको कृष्णा का भी जिक्र किया, कृष्ण को भी मानते थे। फिर शिव भगवान को भी माना जाने लगा, यानी कि ऐसे भगवान थे जिनकी इन्होंने वर्शिपिंग स्टार्ट कर दी। भगवत गीता यानी कि जो महाभारत से जो ली गई है, एक्सट्रैक्ट की गई है, भगवत गीता को भी गुप्त काल में ही लिखा गया था। कंफ्यूज नहीं होना है, महाभारत अलग रिलेट करती है वैदिक लिटरेचर के टाइम से, नहीं महाजनपद के टाइम से, और जब भगवत गीता है वो रिलेट करती है गुप्त काल से। महाभारत और रामायण को इस टाइम रीराइट किया गया था, यानी दोबारा से लिखा गया था। ओरिजिनली वो पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन दोबारा कब लिखा गया? इसको गुप्त काल के टाइम पे लिखा गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी के बारे में, कि वहाँ के सोर्स ऑफ इनकम या फिर किस तरीके का काम होता था उसके बारे में। अब देखो एग्रीकल्चर तो कब से चला ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे उन्होंने लैंड को जो है अलग अलग डिविजन कर दी थी, लैंड को अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दी थी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या है लैंड का? वो है किला। किला क्या होता है? जो भी हमारे वेस्ट लैंड है, जो हमारे किसी काम के नहीं है, उन्हें कहते थे किला। सेकंड है क्षेत्र भूमि। क्षेत्र यानी कि जहाँ पे कल्टीवेशन करे, जहाँ पे एग्रीकल्चर करे। तो क्षेत्र भूमि क्या होता था? कल्टीवेबल लैंड, जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सके। नेक्स्ट है वास्तु भूमि। अब वास्तु से आपको क्या दिमाग में आ रहा है कि जब हम घर बनाते हैं तो वास्तु वगैरह देखते हैं ना, तो वास्तु किससे रिलेट हो गया? घर से, यानी जहाँ हम रहे, जहाँ हमारा हैबिटेट हो, यानी कि हैबिटेटल लैंड, जहाँ पे हम रह सके। उसके बाद है चारा गृह। अब चारा कौन खाता है? जानवर खाते हैं। तो उससे हमारे इंग्लिश का कौन सा वर्ड रिलेट करता है? पेस्चर, यानी कि जो एनिमल रियर करते हैं। तो उसे याद रखना, चारा गृह कौन सा हो गया? पेस्चर लैंड। नेक्स्ट है हमारा अपराहता भूमि। अपराहता भूमि कौन सी होती है? जो हमारे जंगल होते हैं, हमारे फॉरेस्ट होते हैं, वो आते हैं अपराहता भूमि में। तो किला हो गया वेस्टलैंड, क्षेत्र भूमि हो गया कल्टीवेबल लैंड, वास्तु भूमि हैबिटेटल लैंड, चारागृह भूमि पेस्चर लैंड एंड अपराहता भूमि फॉरेस्ट लैंड। अभी आपको याद रखने के लिए एग्जाम में अगर पूछ ले कि ये लैंड कौन सा है तो आपको याद होगा। मैंने तरीका भी बता दिया। किला वेस्ट, क्षेत्र जहाँ कल्टीवेशन होता हो, वास्तु हम घर बनाने के लिए यूज करते हैं, चारा जानवर खाते हैं, एंड अपराहता फॉरेस्ट। तो आपको ये सब याद रखना जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट इकोनॉमी में हमें कौन सा पॉइंट पढ़ना है गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, कि जो पाहतपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, यानी कि पाहतपुर से हमें जो कॉपर प्लेट मिली है, उससे हमें क्या पता चलता है
कि गुप्ता डायनेस्टी में जितनी भी लैंड्स थी उन सबके ओनर कौन होते थे? स्टेट, यानी कि जो उन पे काम कर रहे हैं उनको उनका ऑनर नहीं बनाया जाता था, स्टेट यानी कि किंगडम को जो है ऑनर ऑफ लैंड माना जाता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें, पुष्टपाला मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। जैसे क्लर्क होते हैं जो सारा जो है अकाउंट्स का काम करते हैं, इसी तरीके से लैंड की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती थी उसका काम कौन करता था? पुष्टपाला, जो कि सारे लैंड ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता था। उसके बाद कुछ टैक्स है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। पहला टैक्स कौन सा है? भागा टैक्स। भागा टैक्स यानी कि जो भी प्रोडक्शन हुई है उसके अंदर किंग का भी शेयर होएगा। जैसे कि मान लो किसी ने 10 एकड़ में अपना जो है एग्रीकल्चर किया है, खेती की है, तो उसमें से उसे किंग को भी कुछ शेयर देना पड़ेगा। तो ये होता है भागा टैक्स। भागा यानी भोगना पड़ेगा, एक तरीके से तुम्हें ये चीज तुम्हें देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है बाली टैक्स। बाली टैक्स होता है जो एडिशनल टैक्स मांगा जाता है कि तुम्हें ये एडिशनल टैक्स किसी भी चीज पे मान लो पे करना ही करना है। नेक्स्ट है भोगा टैक्स। भोगा टैक्स है कि फ्रूट सप्लाई करने हैं किंग को फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, कहीं ना कहीं लोगों पे अत्याचार ये थोड़ा बहुत तो हो ही रहा था ना कि अपनी कल्टीवेशन में से भी उसको शेयर दो फ्री में। तुमने फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ भी ग्रो करे हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करो, ऊपर से एडिशनल वो भी दो। और लास्ट मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ से सेना गुजर रही है उसको भी तुम ही खिलाओगे, लैंड रिवेन्यू भी तुम दोगे। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं जनता से वो लोग पैसे खींच रहे थे। अब मैंने आपको पढ़ा था इकोनॉमी के बारे में कि तो गुप्ता थे, उनकी सोर्स का इनकम क्या था? टैक्स लेना, कल्टीवेशन में से हिस्सा लेना, ऑनर खुद बन जाना लैंड का, तो ये सारे थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं गुप्ता आर्किटेक्चर, यानी गुप्ता के टाइम पे क्या क्या चीजें बनी जो गुप्ता पीरियड से इंस्पायर होती हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? देखो बच्चों, सबसे पहला है रॉक कट केव्स। अजंता और अलोरा में जो केव्स बनी है वो गुप्ता डायनेस्टी से रिलेट करती है, क्योंकि वहां से हमें गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखो याद रखना है कि अजंता और अलोरा जो है एक ही जगह नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ एक ही जगह का अजंता अलोरा है। ये दो अलग जगह है, इनमें करीब 150 किलोमीटर का डिफरेंस है आपस में। तो अजंता और अलोरा दो अलग जगह है, कभी आप सोचो कि एक साथ लिखा है तो एक ही है, नहीं दो है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कुछ टेम्पल्स बनाए गए इस टाइम पे, जैसे कि देशवताता टेम्पल और शिवा टेम्पल। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शिवा टेम्पल कौन से टाइम बना था, कौन से डायनेस्टी के टाइम बना था, तो किस टाइम बना था वो? गुप्ता डायनेस्टी के टाइम। स्तूपास कौन कौन से बनाए गए? मीरपुर खास और दामेर। देखो ये चीज फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इनमें ऐसा कुछ समझाने वाला है सच नहीं, क्योंकि फैक्ट्स हैं ये। उसके बाद नागर और द्रविड़ा स्टाइल के टेम्पल बनाए गए, यानी कि टेम्पल बनाने के अलग अलग स्टाइल बनाए गए, जिनमें से एक था नागर और एक था द्रविड़ा। तो ये भी जो है गुप्ता टाइम पे हुए थे। मैं स्टार मार्क कर रही हूँ जो जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो इंपॉर्टेंट सभी है, कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं है, प्रिसाइज चीजें आपके लिए बनाई गई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। लेकिन मैं स्टार वो लगाती हूँ कि ज्यादातर जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए कि एग्जाम में देखो क्वेश्चन किस तरीके से बन के आते हैं। उसके बाद वहां पे एक नई चीज क्या हुई कि उन्होंने भगवान को एक कमरे में रखा। जैसे हम क्या करते हैं, भगवान को मंदिर में रखते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? मंदिर बोलते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने भी भगवान के लिए एक रूम बनाया और उस रूम को वो लोग क्या बोलते थे? गर्भागृह। क्या बोलते थे उस रूम को? गर्भागृह। इसके बाद एक और जो स्पेशल चीज हुई गुप्ता डायनेस्टी में वो थी कि विष्णु और शिवा भगवान को जो है इमेज फॉर्म में देखा गया। उससे पहले वो सिर्फ मन में मानते थे कि हाँ ये विष्णु भगवान थे या कथाओं में सुना था, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी के टाइम उन्हें एक तस्वीर में उतारा गया, इमेज फॉर्म में। कब देखा गया विष्णु और शिवा को? गुप्ता डायनेस्टी के दौरान। अब इसके बाद कुछ हमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है कि गुप्ता डायनेस्टी के दौरान कुछ क्या और खास चीजें हुई जो आगे जाके हमारे पूरे कल्चर के लिए, हमारे पूरे इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, यानी साइंस से रिलेटेड या फिर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड क्या चीजें हुई थी जो गुप्त काल के दौरान हुई थी। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्यभट्टा। आर्यभट्टा के बारे में आपने सुना होगा कि जिन्होंने जीरो की डिस्कवरी की थी, जिन्होंने प्लेस वैल्यू, नंबर सिस्टम, नंबर लाइन, इन सब की डिस्कवरी की थी, वो कौन थे? आर्यभट्टा। तो उन्होंने जीरो की डिस्कवरी कब की थी? गुप्त कालीन के दौरान ही की थी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वराहमिहिर के बारे में। इन्होंने थ्योरी बताई थी रेवोल्यूशन की। किसकी थ्योरी बताई थी इन्होंने? रेवोल्यूशन की। इन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी में कि जो
मून है, जो चांद है, वो अर्थ के जो है चक्कर काटता है, रेवोल्यूशन लेता है, और मून और अर्थ दोनों मिलके जो है सन के रेवोल्यूट करते हैं। तो ये चीज आपने आई होप सो सबने साइंस में पढ़ी होगी। तो ये रेवोल्यूशन वाली थ्योरी हमें किसने बताई थी? वाराहमिरा ने बताई थी। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता ने हमें ब्रह्म सिद्धांता नाम की बुक उन्होंने लिखी और उसमें उन्होंने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में नॉलेज दी थी। देखो हम क्या पढ़ते हैं कि न्यूटन ने बताया था ग्रेविटेशन के बारे में, लेकिन हमारे इतिहास में भी ग्रेविटेशन के सबूत हैं कि हमारे भी पहले स्कॉलर्स जो थे उन्होंने भी ग्रेविटेशन के बारे में बताया हुआ है। तो ये तीनों चीज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लो वाराहमिरा कौन सी डायनेस्टी से रिलेट करते थे, किस एज के दौरान वो आए थे, या फिर आर्यभट्टा ने क्या किया था, या फिर जीरो किसने डिस्कवर किया था। तो किसी भी तरीके से आपको इनमें से क्वेश्चन बन के आ सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो जैसे हमने मॉरन्स पढ़े थे कि मॉरन आए, उन्होंने क्या किया, फिर जब वो खत्म हो गए मॉरन डायनेस्टी, तो इसके बाद हमने पोस्ट मॉरन पढ़ा था कि मॉरन के बाद और कौन से रूलर आए जिन्होंने वहां पे राज किया। तो सेम इसी तरीके से जब गुप्ता डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई, उसके बाद कुछ और नए रूलर आए जिन्होंने अपनी डायनेस्टी वहां पे एस्टेब्लिश की। तो अब हम पढ़ेंगे इसी तरीके से पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? अब पोस्ट गुप्ता। तो पोस्ट गुप्ता में हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो कौन सी है? द हर्षा पीरियड। हम किसके बारे में पढ़ने वाले गाइस? द हर्षा पीरियड। अब हर्षा पीरियड में सबसे पहली डायनेस्टी जो हमें पढ़नी है वो है पुष्यभूति या वर्धना डायनेस्टी। देखो जो इस डायनेस्टी के फाउंडर है वो पुष्यभूति ही हैं, लेकिन पुष्यभूति इतने फेमस नहीं हुए। इनके बाद जो नेक्स्ट इनके सक्सेसर आए वो ज्यादा फेमस हुए, इसलिए इनकी डायनेस्टी को द हर्षा पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। फेमस नेम क्या है? हर्षा पीरियड। सबसे पहले पढ़ते हैं पुष्यभूति के बारे में। पुष्यभूति डायनेस्टी किसने फॉर्म की थी? पुष्यभूति ने थानेश्वर में। और ये राज्यवर्धन जो है इनके बेटे थे और इन्होंने इस डायनेस्टी को आगे बढ़ाया। राज्यवर्धन ने आगे जाके देवगुप्ता को किल किया, लेकिन खुद आगे जाके शशांका से मारे गए। देखो पुष्यभूति से ज्यादा क्वेश्चन निकल के नहीं आते एग्जाम में, ज्यादा यही आ सकता है कि पुष्यभूति किसने एस्टेब्लिश की थी या फिर कहाँ पे एस्टेब्लिश की थी, थानेसर में। तो ज्यादातर यही आपको एग्जाम में पूछने के लिए मिलता है, तो यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है पोस्ट गुप्ता में, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस निकलते हैं पोस्ट गुप्ता से, वो है हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन जो है एक बहुत महान रूलर थे। जैसे हमने पढ़ा है पहले चंद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त के बारे में, इसी तरीके से ये भी एक बहुत महान रूलर थे अपने टाइम के, जिन्होंने बहुत जगह जीत हासिल की थी। इन्हें कौन से नाम से जाना जाता था? शिलादित्य नाम से, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, जो भी बहुत ज्यादा ब्रेव रूलर होते थे वो अपने लिए कुछ ना कुछ टाइटल यूज करते थे या फिर लोग उन्हें कुछ टाइटल दे देते थे। तो इसी तरीके से हर्षवर्धन को शिलादित्य नेम से जाना जाता था। इनकी कैपिटल क्या थी? कन्नौज। और कन्नौज में ही ये लोग जो है असेंबली ऑर्गेनाइज करते थे अलग अलग, मतलब किसी भी चीज के लिए असेंबली ऑर्गेनाइज करते थे। जैसे हमारे क्या होती है, स्कूल में असेंबली होती है, कभी कोई आ रहा है प्रेयर के लिए असेंबली हो रही है, कभी फंक्शन के लिए असेंबली हो रही है, कभी कोई चीफ गेस्ट आया उसके जो है हम उसको मतलब स्वागत करने के लिए असेंबली कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कन्नौज जो इनकी कैपिटल थी वहां पे भी अलग अलग तरीके की असेंबली होती थी। तो एक असेंबली कौन सी हुई थी? जो महायानिज्म था, जिसके बारे में आपने पढ़ा था बुद्धिज्म में, कि जो लोग जो है भगवान बुद्धा के आइडल में विश्वास करते थे, ना कि उनकी बातों में ज्यादा। तो उन्होंने जो भी चीजें बताई महायानिज्म में, उन चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, उनकी टीचिंग्स को सिंप्लीफाई करने के लिए एक जो है सभा रखी गई थी कन्नौज असेंबली में हर्षवर्धन के द्वारा। तो एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि हर्षवर्धन ने कौन सी असेंबली, मतलब कहाँ पे असेंबली रखी थी महायानिज्म के डॉक्ट्राइन्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि उसके टीचिंग्स को थोड़ा सरल बनाने के लिए। तो कौन सी असेंबली करी थी गाइस? उन्होंने कन्नौज असेंबली। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि अलग अलग टाइप की असेंबली, उन्होंने कौन सी असेंबली किसके स्वागत में या फिर किस पर्पस से उन्होंने करी थी, ये चीज याद रखने वाली है। अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो हर्षवर्धन थे वो नॉर्थ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो नॉर्थ रीजन था, वो उसके सबसे पावरफुल किंग माने जाते थे। और हमें हर्षवर्धन के बारे में कहाँ से नॉलेज मिलती है?
हर्षवर्धन के बारे में हमें कहाँ से नॉलेज मिलती है? हर्षचरिता नाम की बुक है जिसमें लिटरेचर में लिखा गया है कि हर्षवर्धन राजा कौन थे, उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला था, उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी। तो ये सारी चीजें हमें हर्षचरिता बुक से जानने को मिलती है। हर्षवर्धन की जो है एक बैटल हुई थी ध्रुव सेना के साथ और इसमें ये जीते थे, लेकिन जब पुलकेशिन से, चालुक्य के जो किंग है पुलकेशिन, उससे जब इनका युद्ध हुआ तो उस युद्ध में ये जीत नहीं पाए और यहाँ पे ये हारे गए और यहाँ पे इनका साम्राज्य आके खत्म हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन बने कि हर्षवर्धन को किसने डिफीट किया था, तो आपका आंसर होगा चालुक्यन किंग पुलकेशिन ने। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको याद करने वाली है हर्षा पीरियड के बारे में, कि हायन संघ ने जो है विजिट किया था इनके यहीं पे, यानी कि हर्षा पीरियड के दौरान भी हायन संघ ने यहाँ पे विजिट किया था और इनके लिए भी कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि महानायिज्म के जो रूल्स हैं उनको इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कन्नौज असेंबली को ऑर्गेनाइज किया गया था। सेम इसी तरीके से हायन संघ के लिए भी इन्होंने उनके स्वागत में जो है कन्नौज असेंबली को ऑर्गेनाइज किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। और यहाँ से इन्होंने एक फेस्टिवल मनाना शुरू किया था प्रयाग, जो पहले कौन सा था, किसको नाम से जानते थे हम? इलाहाबाद से। इलाहाबाद का नेम दोबारा चेंज करके प्रयाग कर दिया ना, क्योंकि पहले उसको प्रयाग नाम से ही जाना जाता था। तो हर 5 साल में वो एक त्योहार मनाने लगे जिसको वो बोलते थे सोलन फेस्टिवल। 5 साल में बताओ कौन सा त्योहार मनाया जाता है इलाहाबाद में? याद होगा 5 साल में एक ही फेस्टिवल है जो हमारे इंडिया में मनाया जाता है, जो है कुंभ फेस्टिवल। इसी को जो है कुंभ फेस्टिवल की बिगिनिंग मानी गई, यानी कि हर्षा पीरियड में हर्षवर्धन के द्वारा जो है कुंभ फेस्टिवल शुरू किया गया, क्योंकि वो भी प्रयाग इलाहाबाद में हर 5 साल पे एक त्योहार मनाते थे जिसको हम आजकल कुंभ फेस्टिवल मानते हैं। तो कुंभ फेस्टिवल की बिगिनिंग कौन से डायनेस्टी से हुई थी? हर्षा डायनेस्टी से, हर्षवर्धन के द्वारा हुई थी। और ये जो है एक शैवाइट थे, मैंने बताया था ना आपको शैवाइट कौन होते हैं? जो शिव के भक्त होते हैं वो शैवाइट होते हैं, जो विष्णु के भक्त होते हैं वो वैष्णवाइट होते हैं। तो ये किसको मानते थे? शिव को मानते थे। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये शिव को मानते थे, सिर्फ उन्हीं की पूजा करने देते थे, नहीं, ये शिव के साथ साथ बाकी सारे दूसरे धर्मों की भी उतनी ही इज्जत करते थे जितनी ये अपने धर्म की करते थे। अब कहा जाता है कि इनका रूल जो है 5 जगहों में था और उनको हम क्या बोलते थे? 5 इंडीज बोलते थे। कहाँ कहाँ इनका कंट्रोल था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कहते थे कि इन 5 जगहों पे इनका कंट्रोल चलता था और इनको भी एक टाइटल मिला था। क्या था वो? सकालोट्रा पथेश्वरा। किस नाम से जाना जाता था उन्हें? सकालोट्रा पथेश्वरा। इसका मतलब क्या होता है? पूरे की पूरी नॉर्दर्न इंडिया का जो राजा था। अभी मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्थ इंडिया के सबसे पावरफुल किंग थे हर्षवर्धन, तो इसीलिए उन्हें नॉर्दर्न इंडिया का लॉर्ड भी कहा जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी इस टाइम बहुत फेमस हुई थी। तो आपको ये याद रखना है कि क्यों फेमस हुई थी, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट 100 विलेजेस के रेवेन्यूज से जो है इसको दोबारा से ठीक करवाया था, रेनोवेट करवाया था। देखो नालंदा यूनिवर्सिटी बनी कब थी? गुप्ता पीरियड के दौरान बनी थी, लेकिन इस पे हर्षवर्धन ने भी काम कराया था। तो अगर आपसे पूछे जाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी शुरू कब हुई थी, तो गुप्ता यूनिवर्सिटी में हुई थी, गुप्ता पीरियड में हुई थी। लेकिन क्या नालंदा यूनिवर्सिटी हर्षा पीरियड के दौरान भी फेमस थी? हाँ, क्योंकि हर्षवर्धन ने ऑलमोस्ट 1000 विलेजेस का रेवेन्यू यूज करके इसको रेनोवेट कराया था। फिर इसके बाद इनकी 647 AD में मृत्यु हो जाती है और इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता, यानी इनका कोई भी सक्सेसर नहीं होता, तो इनकी डायनेस्टी का हो जाता है यहाँ पे दी एंड। हर्षा पीरियड यहाँ पे इनकी डेथ से खत्म हो जाता है क्योंकि इनका कोई सक्सेसर नहीं था। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेस भी लिखते थे। कौन से प्लेस इन्होंने लिखे हैं? नागानंदा, रत्नावली और प्रियादर्शिका, ये हर्षवर्धन ने लिखे हैं। अब देखो एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन बनेगा कि आपको 4 प्लेस के या 4 बुक्स के नाम लिख देंगे और आपको पूछा जाएगा कि इनमें से हर्षवर्धन ने कौन सा नहीं लिखा है। तो देखो एसएससी ने एक बार क्या किया कि उन्होंने सेम इसी तरीके से क्वेश्चन बनाया कि हर्षवर्धन ने कौन से प्लेस नहीं लिखे।
तो उन्होंने ऑप्शन में दी थी नागानंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका और साथ में लिख दिया हर्षचरिता। अब देखो हर्षचरिता एक सुनते दिमाग में हर्षवर्धन, नहीं यार ये तो हर्ष से रिलेटेड है, हर्षवर्धन से, तो इन्होंने तो ये जरूर लिखा होगा। तो बच्चे क्या सोचेंगे, अरे ये तो आंसर होगा ही होगा। नहीं, इन्होंने लिखे थे ये 3 प्लेस। हर्षचरिता से तो हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, हर्षचरिता किसी और ने लिखी थी, हर्षवर्धन ने नहीं लिखी थी। तो याद रखना है ये 3 प्लेस जो है सिर्फ हर्षवर्धन ने लिखे थे, ना कि हर्षचरिता। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत टाइम कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यही चीजें हैं जो याद रखने वाली हैं। अब इसके बाद जब हमने हर्षवर्धन पीरियड खत्म हुआ तो हमें एक के बारे में और पढ़ना है, जो है संगम पीरियड। संगम पीरियड में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है, यानी कि तमिलनाडु वाला जो एरिया है, वहां पे कौन कौन से राजा है, वहां पे कौन सी डायनेस्टी बनी, तो हमें उसके बारे में भी थोड़े इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये भी इम्पोर्टेंट है। तो संगम पीरियड किससे रिलेट करता है, तमिलनाडु से रिलेट करता है, ये आपको याद रखना है। संगम पीरियड कहाँ से रिलेट करता है, तमिलनाडु से। तो जो पहली डायनेस्टी है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है द चेरास। इसके फाउंडर कौन थे, उदया जनरल। किसने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था, उदया जनरल ने। अब देखो जल्दी जल्दी थोड़ा इसके बारे में हम समरी ले लेंगे कि कौन सी में क्या खास बात थी, क्योंकि सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए मार्क किए गए हैं, एक्स्ट्रा आपके लिए नहीं लिखा गया, क्योंकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती या नहीं पूछी जा सकती, तो उन चीजों को ऐड ऑन करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए यहाँ ऐड कर दिए गए हैं। तो फाउंडर कौन थे, उदया जनरल। इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया, वांजी को। प्रेजेंटली ये कहाँ पे लोकेटेड है, केरला और तमिलनाडु का जो एरिया था वहां पे उस टाइम ये रूल किया करते थे। उन्होंने पत्तिनी कल्ट को भी जो है फाउंड किया, यानी इस जगह को भी वो फाउंडर थे। अब इनके सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, रेड छेरा या फिर सेंगुटुवन कह लो, ये इस डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे। इसके बाद इनके अपने कुछ कुछ एम्बलम है, कुछ कुछ अपने निशान है जिनसे इनके डायनेस्टी को पहचाना जाता था। तो इनका कौन सा एम्बलम है, वो ये चीज आपको याद रखनी है, कौन सी डायनेस्टी का कौन सा एम्बलम है। उन्होंने एक पोर्ट भी बनाया था, कौन सा था, तो वो मर्जिस्टोडे। और अगस्टस टेम्पल का भी निर्माण द छेरास के दौरान ही किया गया था। तो एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने। उदया जनरल इनके फाउंडर थे, वांजी को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया, केरला और तमिलनाडु का जो एरिया है प्रेजेंटली ये उस एरिया की बात कर रहे हैं हम, ये पटिनी कल्ट के भी फाउंडर थे। रेड छेरा या फिर सेंगुटुवन कह लो, ये वहां के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे। इनका एम्बलम है वो, मर्जिस्टोडी नाम का पोर्ट इन्होंने बनाया था, और अगस्टस टेम्पल भी इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के पीरियड के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट जो हमें इम्पोर्टेंट डायनेस्टी पढ़नी है, संगम पीरियड में जो सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी बनती है जिसमें से अक्सर क्वेश्चंस निकल के आते हैं, वो है द चोलास के बारे में। इसके फाउंडर कौन थे, एलारा। हु इज द फाउंडर ऑफ द चोलास, एलारा। इनकी कैपिटल क्या थी, उरायूर। क्या थी इनकी कैपिटल, उरायूर। प्रेजेंटली कौन से एरिया की बात कर रहे हैं हम, साउथ में पेन्नर और वेल्लर रिवर के बीच का जो एरिया है वहां पे ये लोग रूल करते थे। इसके सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, कराई काला। एम्बलम क्या था इनका, टाइगर। इन्होंने कावेरी रिवर के चारों साइड जो है, या फिर कावेरी रिवर के साइड में इन्होंने एम्बैंकमेंट्स भी बनाए थे। मोस्ट ऑफ द जो चोला टेम्पल्स है वो कौन से भगवान को डेडिकेटेड थे, शिवा भगवान को। ये याद रखना है कि चोला किंग में, चोला डायनेस्टी में जो टेम्पल्स बनाए जाते थे वो ज्यादातर शिव को डिनोटेड थे, क्योंकि ये लोग भी शिवाइट थे, ये लोग भी शिव को मानते थे। अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है इम्पोर्टेंट, कि चोला डायनेस्टी में एक किंग थे राजेंद्र, जिनको गंगाई कोंडा नाम से जाना गया। राजेंद्र को किस नाम से जाना गया, गंगाई कोंडा। गंगाई कोंडा क्यों उन्हें बोला गया, गंगाई यानी गंगा, जिन्होंने गंगा के एरिया, गंगा के आसपास वाले एरियो में विजय हासिल की, उस पे अपना कब्जा किया, वहां पे अपना साम्राज्य फैलाया, उन्हें कहा गया गंगाई कोंडा, क्योंकि उन्होंने गंगा पे जीत हासिल की थी। इन्होंने पुहार सिटी को भी जो है फाउंड किया। जैसे इन्होंने चोला डायनेस्टी बनी, इन्होंने पुहार सिटी भी एक नई बनाई, और ये कहाँ पे रूल करते थे, तमिलनाडु। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि संगम पीरियड ही तमिलनाडु से रिलेट करता है,
तो जो दो चोलास है वो संगम पीरियड से रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिकली ये तो बात वही हुई ना कि जब वो तमिलनाडु के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ये तमिलनाडु की यही रूल करते होंगे ना। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कहाँ रूल करते थे लोग, तमिलनाडु में। तो जो लास्ट डायनेस्टी इसमें हमें पढ़नी है वो है द पांड्यास। इसके फाउंडर थे मुदुकुदुमी। कौन थे इसके फाउंडर? मुदुकुदुमी। अब देखो नाम भी ऐसे ही है ना, मुदुकुदुमी, उदयन जनरल, लारा, जैसे साउथ इंडियन की तरफ हमारे नाम होते हैं। देखो मुदुकुदुमी, इनकी कैपिटल क्या थी? मदुरई थी इनकी कैपिटल। और फिलहाल हम ये कौन से एरिया की बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया का जो सबसे ज्यादा साउदर्न मोस्ट पार्ट है, हम उस एरिया की बात कर रहे हैं। इसके सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे इस डायनेस्टी के? नेंदुजेला। कौन से थे? नेंदुजेला। इनका एम्बलम क्या था? कार्प। क्या था इनका एम्बलम? कार्प था इनका एम्बलम, CARP, कार्प। ये डायनेस्टी क्यों फेमस थी? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्ल्स पाए जाते थे। ये लोग बहुत ज्यादा पर्ल्स में ट्रेड करते थे, यानी कि मोती, पर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। रामायणा और महाभारत के भी यहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं, मतलब कि रामायण और महाभारत में भी जो है इनके बारे में एविडेंस है। जब आप रामायण महाभारत पढ़ेंगे ना तो आपको जो है पांड्यास के बारे में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि पांड्यास का जिक्र रामायण और महाभारत में भी किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी डायनेस्टी, कौन सी संगम पीरियड की डायनेस्टी थी या फिर कौन सी डायनेस्टी थी जिनके बारे में रामायण और महाभारत में भी जिक्र किया गया है, तो आपको याद रखना है द पांड्यास के बारे में। तो देखो गाइस, आज के सेशन में हमने गुप्ता के बारे में पढ़ा कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन क्या, मतलब गुप्ता हमारा पीरियड कहाँ से शुरू हुआ, उसके फाउंडर कौन थे, उसके डिफरेंट रूलर्स के बारे में पढ़ा, जैसे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, बहुत सारे रूलर्स के बारे में पढ़ा हमने। फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, कौन सा रिलीजन वो फॉलो करते थे, क्यों वो डिक्लाइन हुई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? उसके बाद हमने पढ़ा था हर्षा पीरियड के बारे में कि हर्षा में कौन से आए? पुष्यभूति आए, फिर हर्षवर्धन आए, फिर हमने पढ़ा संगम पीरियड के बारे में। तो हमारा मोस्ट क्या सारा एशियन हिस्ट्री हमने अब अपना कवर कर लिया है। एशियन हिस्ट्री में जितनी भी चीजें आनी थी इम्पोर्टेंट, सारी चीजें आपको कवर करवा दी गई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने, मैं दोबारा बोल रही, जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो एशियन हिस्ट्री की जो पुरानी 4 वीडियोस है जरूर जाके देखना। इन 5 वीडियोस में मेरी गारंटी है कि आपको एशियन हिस्ट्री आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फिर जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा आप उसको जरूर आंसर कर दें। देखो क्या होता है कि एक बार में हो सकता है कि नहीं चीजें समझ आती है, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं ना, एक बारी में आप क्या करते हैं? अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है एग्जाम की, याद रखना। मैं ये नहीं कह रही कि एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, समझ आपको फर्स्ट बारी में ही आएगा, लेकिन पढ़ने का यही तरीका होता है कि पहले बार में आप सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को समझो ध्यान से, याद करने के पर्पज से, या फिर ये सोच के कि भाई मैं तो एक ही बार पढ़ूंगा और मुझे समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बार आपको दिमाग में ये चीज फिट करके चलना चाहिए, मुझे सिर्फ पहली बार समझनी है, फिर आप उसको दूसरी बार फिर पढ़िए। जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे, और जो भी चीज आपकी ब्रशअप होनी है थोड़ी बहुत, वो सेकंड बारी में हो जाएगी। और जब आप थर्ड टाइम उसका रिवीजन करोगे तो आप देखोगे कि आपको सारी चीजें पहले से ही पता होंगी। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। हर चीज को आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप सोचते हैं कि एक बार कोई चीज पढ़ने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ये थोड़ा टफ टास्क है, क्योंकि यही एक स्ट्रेटेजी है जो अक्सर बच्चे नहीं अपनाते, जिसकी वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। वो एक ही बार सोचते हैं पढ़ के कि अरे अब तो हमें याद हो गया। एक बार नहीं, उसको कितनी बार आपको टाइम मिले उतनी बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कब एग्जाम हो जाए। तो आपको हमेशा अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहना है। अच्छा गाइज, मैंने आपको जो भी पढ़ा है वो हमारी वेबसाइट sscupscpdf.com वेबसाइट पे सारे नोट्स गिवन है। ये नोट्स भी उसमें गिवन है। इसके बाद मैंने वहाँ पे एक जो है कोट, मैंने बताया था ना, हर राज्य का अपना कोट होता था और उसके अंदर कुछ पोएट होते थे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो मैंने वहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट भी आपके लिए मेंशन की है, तो साइट पे जाके जरूर वो लिस्ट पढ़ लेना,
क्योंकि मैंने आपको वैसे तो किंग्स के बारे में जब पढ़ाया तो उसमें बता दिया है कि कौन से कोर्ट में कौन सा पोएट आया, लेकिन एक अलग से भी आपके लिए लिस्ट बना दी गई है ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए जो किस कोर्ट में कौन सा पोएट आया था। तो साइट से ज़रूर उसके बारे में पढ़ लेना ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो देखो बच्चों, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो गया, महाजनपद हो गया, वेद हो गया, ब्राह्मणिज्म भी हो गया, जैनिज्म भी हो गया, बुद्धिज्म भी हो गया। नेक्स्ट मौर्य भी आ गए, फिर हमारे पोस्ट मौर्यन में भी आ गए राजा, फिर हमने गुप्ता के बारे में पढ़ा एंड पोस्ट गुप्ता के बारे में। यहाँ पे आज हमारा एशियन हिस्ट्री जो है सेशन खत्म होता है और नेक्स्ट सेशन अब हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो जिस तरीके से हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एशियन हिस्ट्री में कवर करी है, सेम उसी तरीके से हम मेडिवल हिस्ट्री में भी सारी चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, अगर आपका किसी का कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको कंफ्यूजन है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल हमारी वेबसाइट पे गिवन है, या फिर हमारे यूट्यूब वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें आपकी जो भी क्वेरी है, या फिर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा उस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करें, तो हम हमारी वीडियो खत्म होने के बाद आपकी जो भी क्वेरी है उसको भी सॉल्व करेंगे। हम उस टॉपिक को भी जो है थोड़ा बहुत आपको लेंगे, आपकी जो भी डिफिकल्टी है उसको दूर करेंगे। तो गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर बच्चे तक ये कंटेंट पहुंचे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।